हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन और उसके अल्टरनेटिव आंसर्स गिवन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। तो यहाँ पे हमें करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर को चूज करना है, मतलब ये 4 ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे सर्कल का एरिया गिवन है। देखो ये है ना, ये क्या है, एरिया है, और हमें क्या करना है, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें गिवन है, और इसके हेल्प से हम आर मतलब रेडियस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अगर आपको याद होगा तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमें आर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एरिया के हेल्प से हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और ये रेडियस को हम यूज करेंगे जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिख लिया है, कितना, पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल ये हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1386 इक्वल्स टू पाई। हमें पता है कि पाई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिकॉज आर स्क्वायर से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और वो आर को हम पुट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के फॉर्मूला में। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये यहाँ पे डिवीजन में है, तो ये दोनों को जब हम साथ में लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1386 मल्टीप्लाई बाय 7। ये दोनों को हम न्यूमरेटर के प्लेस में लिखेंगे और 22 वो डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22 वनजा, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 22 सिक्सा। कितना होता है, 132। अब 132 में से यहाँ पे हमें 6 रिमेनिंग था, जो इस 6 के सामने आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 थ्रीजा हो जाएगा 66। इट मीन्स अब हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63 में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 441। तो यहाँ पे 441 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, क्योंकि 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। सो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 21। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अब ये रेडियस को यूज करके हम सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी निकाल लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला था 21। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 2 जा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 44 इंटू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44 में 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 132। और देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी 132 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी 132 है, यहाँ पे भी 132 है, बट सर्कमफेरेंस का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 मीटर। तो यहाँ पे हमें एक क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। इफ इट इज डबल्ड, हमने अगर क्या किया, उसके साइड को डबल किया, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स होगा ओरिजिनल क्यूब का, एज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल क्यूब। तो देखो जो ओरिजिनल क्यूब है, ओरिजिनल क्यूब मतलब जो पहले वाला क्यूब है, उसका साइड हमें कितना गिवन है, 4 मीटर है इसका साइड। और उसके बाद उसको हमने क्या किया, डबल किया मतलब उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया।
तो जो न्यू क्यूब बना उसका साइड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। किसका वॉल्यूम निकालेंगे, जो ओरिजिनल क्यूब है जिसमें हम साइड लेंगे 4 मीटर, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद हम सेकेंड फिर से जो न्यू क्यूब है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, जहां पे हम साइड को डबल कर देंगे। मतलब साइड हम कितना लेंगे 8 मीटर और उसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो कितने टाइम्स है। देखो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। एल क्या है, लेंथ है या साइड हम कह सकते हैं, जो हमें कितना गिवन है 4। तो अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे और न्यू वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। एल क्यूब है तो ये एल क्यूब के प्लेस में हम क्या लिखेंगे 4, बिकॉज एल हमें कितना गिवन था 4, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब। तो अब हम यहाँ पे 4 क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। और वॉल्यूम जो है उसे हम क्यूबिक मीटर में लिखते हैं, ये इसकी यूनिट है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना निकल गया 64 क्यूबिक मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। न्यू वॉल्यूम में यहाँ पे साइड हमें कितना गिवन है 8 मतलब जो ओरिजिनल था उसको हमने डबल किया, तो 4 को हमने डबल किया तो हमें कितना मिल गया 8, और ये हो जाएगा इसका क्यूब। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 को 3 टाइम्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 64 में 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 512, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी क्यूबिक मीटर। तो अब देखो यहाँ पे हमें ओरिजिनल वॉल्यूम मिल गया और उसके साथ में ही न्यू वॉल्यूम मिल गया है। तो अब ये इसके कितने टाइम्स है, मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम का जो न्यू वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स है वो हमें बताना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं न्यू वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 512 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हमने निकाला है 64। तो इसको आपको डिवाइड करना है, 64 8 जा 512 होगा, मतलब ये कितना होगा 8 टाइम्स होगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल इंक्रीज 8 टाइम्स एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स। मतलब जो न्यू क्यूब होगा वो 8 टाइम्स होगा ओरिजिनल क्यूब के। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो ये जो डी वाला ऑप्शन है ना 8 टाइम्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्रणाली वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 100 मीटर रनिंग रेस। तो जो प्रणाली है ना वो 100 मीटर रनिंग रेस की प्रैक्टिस कर रही है। शी रैन 100 मीटर डिस्टेंस 20 टाइम्स। तो उसने 100 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कितने टाइम्स प्रैक्टिस किया 20 टाइम्स। टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स फॉर ईच अटेम्प्ट वॉज एज फॉलोज। मतलब उसको 100 मीटर का जो रनिंग रेस है उसको उसने 20 टाइम्स प्रैक्टिस किया। तो जब उसने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया तो उसको 18 सेकेंड्स लगे, उसके बाद 17, 16, 15 ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे 20 टाइम्स उसने प्रैक्टिस किया है और उसको हर बार अलग अलग टाइम जो है उतने सेकेंड्स लगे। फाइंड द मीन ऑफ द टाइम्स टेकन फॉर रनिंग। तो रनिंग में उसको कितना टाइम लगा उसका हमें मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है, उसका एवरेज होता है। एवरेज निकालना, मीन निकालना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक के लेसन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टाइम इन सेकेंड्स, बिकॉज वो रनिंग कर रही है तो वहाँ पे उसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है टेली मार्क्स, उसके बाद है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमें लिखना है। उसके बाद है एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये फर्स्ट और थर्ड टेबल को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इसका सम है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। तो जितने भी नंबर्स आएंगे उसको हम सम करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद ये है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर। तो हम देखेंगे 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। तो शुरुआत हम करेंगे 14 से और मैक्सिमम जो होगा 18 होगा। तो वो हम लिख लेते हैं 14, 15, 16, 17, 18। अब हम आते हैं टेली मार्क्स में।
तो अब स्टार्ट करते हैं इसको देखना कि 14 जो है वो कितने टाइम्स है। तो 14 को हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 2। इट मीन्स जो 14 है वो 2 टाइम्स है। तो टेली मार्क्स में हम इसे 2 स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 2। एक्चुअली में सेकेंड और थर्ड वाला जो कॉलम है वो आपस में कनेक्टेड है। आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 15 जो है वो 8 टाइम्स है। तो 8 टाइम्स के लिए हम इसके टेली मार्क्स बना लेते हैं। तो 8 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, 15 की फ्रीक्वेंसी है 8 और टेली मार्क्स तो आपको आता है बनाना। 16 देख लेते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5। तो जो 16 है वो 5 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 5 और ये 5 के लिए हम यहाँ पे टेली मार्क्स बना लेंगे। नाउ अब हम आते हैं 17 में। 1 2 3 4। इट मीन्स 17 जो है वो 4 टाइम्स है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 और ये 4 इसका हम टेली मार्क्स बना लेंगे। अब आता है 18। 18 हम देखेंगे सिर्फ 1 टाइम है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और टेली मार्क भी इसका हो जाएगा 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करेंगे। टेबल हमने बना लिया है। एन जो है वो FI का टोटल है। तो ये सारे नंबर्स को अब हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20। ना FI XI में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और थर्ड टेबल को। तो ये हम कर लेते हैं 14 2 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 15 8 ज़ा 120। 16 5 ज़ा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 80। नाउ 17 4 ज़ा 68। 18 1 ज़ा 18। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका हम सम कर लेते हैं। तो ये सारे नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ FI XI हमें कितना मिलेगा 314। तो ये आपको रफ वर्क में इसको ऐड करना है। तो अब हमें सम ऑफ FI XI और N दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम इसे मीन के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 314 अपॉन 20। इसको डिवाइड करते हैं 21 ज़ा 20। नाउ 31 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 11। तो वो 11 4 के सामने आ जाएगा तो वो हो जाएगा 114। तो 114 को हम 20 के टेबल में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 25 सा 100। तो 25 सा 100 हो गया। अब कितना बचा 14। तो 14 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट हम लगा सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 14 में एक 0 ऐड कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 140। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 ज़ा 140। इट मीन्स 7। कितना आया इसका एवरेज 15.7 सेकेंड्स। एवरेज और मीन दोनों सेम होता है। तो ये हमें मिल गया 15.7 सेकेंड्स। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर द mean of the time taken for running 100 meter race is 15.7 seconds. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMN आर कॉन्ग्रुएंट in the correspondence EDF in correspondence with LMN. Write the pair of congruent sides and congruent angles in the correspondence. देखो यहाँ पे ये हमें ट्रायंगल गिवन है और ये उसका कॉरेस्पॉन्डेंस गिवन है। देखो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस गिवन है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये E है, E का पार्टनर यहाँ पे L है, D का पार्टनर M है और F का पार्टनर यहाँ पे N है। ये आपको याद रखना है 1 2 3। तो 1 2 3 ये सीक्वेंस होता है। तो अभी हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में हमें इसका कॉन्ग्रुएंट साइड बताना है। कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब उसके साइड्स जो होंगे वो सेम होंगे और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बताने। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
अभी देखो यहाँ पे ये है ट्राइंगल EDF जो कॉरेस्पॉन्डेंस है किसका, LMN का। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ट्राइंगल EDF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। अभी हमें क्या करना है, उसके कॉन्ग्रुएंट साइड और कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालने हैं। तो देखो ट्राइंगल के हमें पता है कि 3 साइड्स होता है, मतलब यहाँ पे 3 साइड्स इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे और 3 एंगल्स होते हैं, इसका मतलब 3 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर वो दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस का हमें सीक्वेंस दिया हुआ है EDF, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, LMN का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर साइड। तो सबसे पहले हम ये वाला साइड लेते हैं ED। तो ये हम लिख सकते हैं ED जो है इसका कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सा हो जाएगा, LM। तो ये हम लिख लेते हैं ED इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LM। नेक्स्ट हम साइड लिख लेते हैं, कौन सा साइड हम लेंगे, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये वाला DF। और ये वाला साइड भी हम लिख लेते हैं साइड, ये वाला साइड ही बाकी है ना अभी, तो वो हम लिख लेते हैं EF। अब हम इसके सारे कॉन्ग्रुएंट साइड लिख लेते हैं। देखो साइड DF ये जो है इसका कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, साइड MN। तो ये हम लिख लेते हैं साइड MN। और ये है साइड EF, तो EF का पार्टनर क्या होगा, LN। तो ये हम लिख लेते हैं EF इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LN। तो ये हो गए इसके 3 साइड्स। अब हम आते हैं इसके 3 एंगल्स में। जैसे एंगल E जो है इसका कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, एंगल L। एंगल D का कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल M। और एंगल F का कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल N। तो ये हमने लिख लिया, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹2,50,000। इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। देखो यहाँ पे हमें एक मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है 2,50,000। इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। मतलब जो मशीन का रेट है ना वो 4% एवरी ईयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है कि कम हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स के बाद उस मशीन की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। देखो कोई भी मशीन हो या मोबाइल फोन्स हो तो एवरी ईयर क्या होता है, उसका प्राइस जो होता है वो कम होता है। तो जो कम होता है प्राइस उसे हम कहते हैं उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4%। मतलब 4% एवरी ईयर उसका प्राइस जो है वो कम हो रहा है। तो हमें 3 ईयर्स के बाद उसका कॉस्ट कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना है। तो देखो P यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ द मशीन, ये हमें गिवन है ₹2,50,000। और R जो है वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें गिवन है 4%। N जो है नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 3 ईयर्स। और A जो है वो क्या है, डेप्रिशिएटेड प्राइस ऑफ द मशीन। तो ये A हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमने कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला निकाल लिया है। मतलब एवरी ईयर जब वैल्यूज कम होती है तो उसको हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो P के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2,50,000, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस R जो है वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये हमें कितना गिवन है 4। तो जो 4 है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब 4% कम हो रहा है। तो जब वैल्यू कम हो रही है तो वहां पे हम माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा 100। और N जो है वो हमें कितना गिवन है 3। तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये सारे नंबर्स को हमने एज इट इज लिख लिया है। बस यहाँ पे हमने क्या किया है चेंजेस, ये प्लस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस। और ये वाले स्टेप में हमने क्या किया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा 100 1 जा 100 और -4 को लिखा अपॉन 100 इक्वल्स टू 2,50,000 इन ब्रैकेट 100 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 96 अपॉन 100 और इसकी होल पावर हो जाएगी 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसको हम 2 के टेबल से करेंगे, 2 5 जा 10,
0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। नाउ फर्दर इसको हम 2 के टेबल से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और इसको हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 2,50,000 और यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद हमारे पास है 24/25 और इसकी पावर हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 2,50,000 और 24/25 को हम यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे फर्दर जो पॉसिबल है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 1 और इसको हम कर सकते हैं 25 1 25, उसके बाद यहाँ पे 4 zeros रिमेनिंग है, तो ये 4 zeros को भी हम लिख लेते हैं। नाउ फर्दर इसको हम 25 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 और ये हो जाएगा 25 4 100 और रिमेनिंग 2 zeros हमने लिख लिए। अगेन 25 1 ये हो जाएगा 25 1 25 और ये हो जाएगा 25 6 150 इक्वल्स टू, नाउ इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम लिख लेते हैं, 16 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 16 में हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 384 मल्टीप्लाई बाय 24 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 576 इक्वल्स टू, अब ये दोनों नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है जिससे हमें मिलेगा ₹2,21,184 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years विल बी ₹2,21,184। Number 5. In quadrilateral ABCD, side AB is parallel to side DC. Segment AE is perpendicular to segment DC. If length of AB equals to 9 cm, length of A equals to 10 cm, area of quadrilateral ABCD equals to 115 square centimeter, find length of DC. नाउ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमें गिवन है कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। उसके साथ में ही सेगमेंट AE आप देख सकते हैं जो सेगमेंट DC में परपेंडिकुलर है। उसके साथ में AB का लेंथ हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ ऑफ DC हमें फाइंड आउट करना है और जो परपेंडिकुलर AE है उसकी भी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। साइड DC हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम इसके सारे गिवन पार्ट लिख लेते हैं। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, उसके साथ में ही सेगमेंट AE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DC। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो ये क्या होगा, एक ट्रेपीजियम है। उसके साथ ही हमें जो लेंथ गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं। AB की लेंथ है 9 सेंटीमीटर और AE की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और उसके साथ में हमें एरिया भी गिवन है। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमें गिवन है 115 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लिया है हमने, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, AB और DC मल्टीप्लाई बाय हाइट और यहाँ पे AE जो है ये इसकी हाइट है। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया हमें कितना गिवन है 115 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइट है यहाँ पे लेंथ ऑफ AE, AE जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट है। तो अब हम इसको फर्दर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 115 इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 9, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे 9 प्लस लेंथ ऑफ DC जो है ये हमको फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AE, ये भी हमें गिवन है हाइट 10। नाउ अब हम 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए,
तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 115 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 प्लस लेंथ ऑफ डीसी जो है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 115 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, बट यहाँ पे राइट साइड में जो 10 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स 9 प्लस लेंथ ऑफ डीसी को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। 2 1 सा 2 5 सा, ये हो जाएगा 5 1 सा 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15। ये हमने डिवीजन कर लिया। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है सिर्फ 23 इक्वल्स टू 9 प्लस लेंथ ऑफ डीसी। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड लिखेंगे और लेंथ ऑफ डीसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर 23 प्लस में है 9, लेफ्ट साइड में आके माइनस में आ जाएगा, और लेंथ ऑफ डीसी को हम एक साइड कर लेंगे क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। 23 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डीसी। नाउ अब हमें लेंथ ऑफ डीसी की वैल्यू मिल गई है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ डीसी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। Question number 6. The diameter and height of a cylindrical tank is 1.75 meter and 3.2 meter respectively. How much is the capacity of the tank in liter? और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। तो अब हमने यहाँ पे गिवन पार्ट लिख लिया है फॉर सिलेंड्रिकल ट्रंक। देखो यहाँ पे हमें डायमीटर जो है वो कितना गिवन है 1.75 मीटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हाइट कितनी गिवन है, हाइट एच की वैल्यू हमें गिवन है 3.2 मीटर, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर, तो हमें जो कैपेसिटी है, टैंक की जो कैपेसिटी है उसको हमें लीटर में फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, और डायमीटर मतलब क्या हुआ, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें गिवन है 1.75 मीटर, बट वो किस में है, मीटर में है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1.75 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 175 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका डायमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर से सेंटीमीटर में। अब देख सकते हैं कि हाइट भी यहाँ पे हमें मीटर में गिवन है, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाइट हमें गिवन है 3.2 मीटर, तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 320 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। देखो कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालने का मतलब है कि हमें उसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के प्लेस में हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, बट हमें आर तो नहीं गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर की हेल्प से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें डायमीटर कितना गिवन है 175 सेंटीमीटर, तो अब उसकी हेल्प से हम उसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर रेडियस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हमने लिख लिया d/2 इक्वल्स टू, डी की वैल्यू हमें गिवन है 175/2। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे 175/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका होल पावर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 320, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 320। नाउ अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 175 को हम यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 320।
इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 11 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 और 7 5 ज़ा 35। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं, 11 इंटू 25 इंटू 175 इंटू 160। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 11 में 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 275 इंटू 175 में हम 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28,000 इक्वल्स टू। अब ये दोनों नंबर को हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको ये रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है। वीडियो को पॉज करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 77 lakhs cc। मतलब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सीसी होती है, बट हमें जो कैपेसिटी है वो लीटर में फाइंड आउट करनी है। सो लीटर में फाइंड आउट करने के लिए हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरोस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितना बाकी है, 7700 लीटर। और ब्रैकेट में हमने मेंशन भी कर दिया है दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 7700 लीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 16.8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 9.1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है जहां पे सी डी, इसको हमने कॉर्ड लिया है और ओ आप देख सकते हैं इसका सेंटर है। इसके साथ ही सेगमेंट ओपी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जो परपेंडिकुलर है सी डी में। नाउ अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो हमें यहाँ पे कॉर्ड और रेडियस दोनों की वैल्यू गिवन है, तो ओडी यहाँ पे रेडियस है जो हमें गिवन है 9.1 सेंटीमीटर और कॉर्ड की वैल्यू हमें गिवन है 16.8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि ओपी जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है और पीडी हम निकाल सकते हैं। पीडी क्या होगा, हाफ होगा सीडी का। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज जब हमें पीडी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ओपी जो है उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। और ओपी क्या है, उसका डिस्टेंस है, कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पीडी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जो पीडी है वो क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, सीडी का। तो ये हम लिख लेते हैं हाफ इंटू सीडी के प्लेस में हम लिखेंगे 16.8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा और इसके बीच में ये डेसिमल पॉइंट रहेगा। ना इसको लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ पीडी इक्वल्स टू, हमें कितना मिल गया, 8.4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें हाइपोटेनस भी मिल गया है और उसका बेस भी मिल गया है, तो हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओडी जो है वो उसका हाइपोटेनस है, तो ओडी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। तो ओडी जो है हाइपोटेनस है तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 9.1। ओपी हमें फाइंड आउट करना है जो उसकी हाइट है और पीडी के प्लेस में हम लिख सकते हैं 8.4 और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें सब में स्क्वायर लगाना है। अब हम क्या करेंगे, 9.1 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये देखो, ये मैंने रफ वर्क आपके लिए किया है बट ये आपको खुद से करना है। तो 9.1 को 9.1 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 82.81। लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 8.4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 8.4 से। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा 70.56। नाउ अब फर्दर हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे ओपी की वैल्यू निकालनी है। तो 82.81 है और जो प्लस 70.56 है उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं।
बिकॉज हमें लेंथ ऑफ ओपी को अकेला करना है, बिकॉज वो अकेला रहेगा तो वो उसकी वैल्यू रहेगी। तो नंबर्स को हम एक साइड ले आते हैं। अब 82.81 से 70.56 को आपको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने रफ वर्क में इसको माइनस कर लिया है, तो ऐसे ही आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमें आंसर कितना मिला, 12.25। और ये किसकी वैल्यू है, ओपी स्क्वायर की वैल्यू है। देखो ओपी स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, ओपी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल हम 12.25 को एज अ 1225 हम लेंगे, और सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब उसका स्क्वायर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी इसे 5 के टेबल से फैक्टराइज कर रहे हैं। नाउ 49 आया तो उसको हम 7 7 जा 49 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। ये मैं आपको स्टेप बता रही हूँ कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। तो जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो हमने लिख लिया, और ईच पेयर में से 1 नंबर को हमने ले लिया। तो 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35। बिकॉज यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 3.5। सो 12.25 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 3.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ओपी स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं फाइनली दैट लेंथ ऑफ ओपी इक्वल्स टू 3.5। और ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। Therefore, the distance of the cord from the center is 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना रहेगा, 3.5 सेंटीमीटर। जो ये पार्ट 1 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।